गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपको यूपीएससी सीएससी 2021 मेंस में जो ऐसे आया था उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। पूरा ऐसे मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं बताऊंगा। और सेक्शन ए का ये पहला ऐसे है, और ये ऐसे अमूर्त ऐसे है। और इसमें अमूर्त ऐसे में होता क्या है कि इसका बहुत सा डायमेंशन होता है। तो जो एट ए टाइम मेरे दिमाग में आया मैंने उसको लिखा है। अगर आपको भी लगता है कि हाँ इसमें ये ऐड किया जा सकता था तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे भी बेनिफिट होगा और आप लोग को भी बेनिफिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ऐसे है वो है कि यहाँ पर है, एक मिनट। आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। ये सेक्शन एक का पहला ऐसे था। ये आत्मसंधान का यहाँ पर अर्थ है सेल्फ डिस्कवरी से है, ठीक है। तो ऐसे का सबसे आपको पता होगा 3 पार्ट होता है, भूमिका, बॉडी और कंक्लूजन। तो जो मैंने लिखा है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं पूरा ऐसे पढ़ के सुना दूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने शुरुआत किया है कि एक बार जब भारत के महान दार्शनिक ओशो से उनके एक प्रशंसक ने आत्मज्ञान के संदर्भ में प्रश्न किया कि उसे कैसे खोजा जाए, तब उन्होंने एक काल्पनिक उदाहरण देकर उसे समझाया कि जब भगवान इंसान की सबसे बहुमूल्य वस्तु आत्मज्ञान को दे रहे थे, तब सवाल यह था कि उसे कहाँ छुपाया जाए कि इंसान उसे आसानी से ना खोज पाए। तब भगवान को यह उपाय सूझा कि इस बहुमूल्य वस्तु को इंसान के भीतर ही छुपा दिया जाए, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति बाह्य खोज की है, न कि आंतरिक। इंसान आज मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। हो सकता है आने वाले दशकों में वह ब्रह्मांड तक भी पहुंच जाए, किंतु वह स्वयं के भीतर बहुत गहरे जाना उसकी प्रवृत्ति नहीं। तो जो पूछा है इसमें जो इसका मेन थीम है उसको लेके मैंने इसका भूमिका को शुरुआत किया है। उसके बाद मैं बॉडी में आता हूँ इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इसका सेकंड पैरा है। ओशो का यह दिया गया काल्पनिक उदाहरण आज सही प्रतीत होता नजर आ रहा है। आज तकनीक के इस युग में बाह्य की ओर लंबी यात्रा कर चुके हैं, और हो सकता है कि आने वाले शताब्दियों में मानव जगत नए ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करे। वनजी का सफ़र आज 6G तक पहुंच गया है, किंतु क्या हम अपने भीतर झांकने का प्रयास कर रहे हैं? इसका उत्तर हमारे सामने स्पष्ट है, नहीं, क्योंकि आज आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। दोस्तों, जब भी आप ऐसे लिखिएगा तो जो ऐसे में जो थीम दिया गया है ना उसको बार बार रिपीटेशन होते रहना चाहिए। आपको ऐसा है लिखना है कि किसी न किसी रूप में वो दोबारा रिपीट हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए रिपीट हुआ है, ये पूरा ऐसे का ये लाइन मैंने यहाँ पर रिपीट किया हुआ है उसका संदर्भ लेके। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो सेकंड उसका जो थर्ड पैरा है वहाँ पर मैंने लिखा है कि उपरोक्त प्रसंगों, यहाँ से देख सकते हैं, उपरोक्त प्रसंगों पर बात करने पर स्पष्ट होता है कि क्या तकनीक या विज्ञान केवल आत्मसंधान में बाधक के रूप में कार्य करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मसंधान है क्या। साधारण अर्थों में देखें तो इसका मतलब है कि स्वयं की खोज। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के स्तर पर अपने कमियों या पूर्वाग्रहों के बारे में बैठकर चिंतन करता है तो हम मान सकते हैं कि वह आत्मसंधान की खाई में दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो जो उसका की पॉइंट है उसको पहले तो आपको बताना ही पड़ेगा को क्या है। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा संदर्भ लेकर बताने का प्रयास किया। इसके बाद नेक्स्ट, उपरोक्त संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि तकनीक हमेशा आत्मसंधान में बाधक नहीं है, बशर्ते इसका सही प्रयोग किया जाए। आज अनेक ऐसे तकनीकी माध्यम हैं जहां आसानी से बड़े दार्शनिकों के विचार ऑडियो रूप में उपलब्ध हैं। मैं खुद यूट्यूब के माध्यम से ओशो या अन्य दार्शनिक सदगुरु की बातों को स्पष्ट रूप से या ऑडियो रूप में सुन सकता हूँ। तकनीक के कारण बढ़ते ग्लोबलाइजेशन के कारण भारत का ज्ञान विज्ञान का विश्व के ज्ञान विज्ञान का भारत में प्रचार प्रसार हुआ है, जिससे कई नई बातें एवं अध्यात्म से जुड़ी कई अनसुलझे पहलू समझने का मौका मिला। उदाहरण के लिए भारत का बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, उपनिषद, योग का बाह्य स्तर पर तथा कई बाह्य दार्शनिक जैसे यूनान के अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, चीन का कन्फ्यूशियस, लाओत्से इत्यादि का कंटेंट आसानी से उपलब्ध है, जो हमें कहीं ना कहीं किसी रूप में आत्मसंधान में सहायता प्रदान कर सकता है। तो जैसा कि ऐसे में पूछा हुआ, ऐसे का जो मेन थीम है फ्रेंड्स वो ये है कि विज्ञान और अध्यात्म
अगर हम इसको मोटा-मोटी मान के चलें, तो इसका थीम यही कहना चाह रहा है कि विज्ञान क्या अध्यात्म के फ़ेवर में है या उसके विरोध में है? तो हमें इसका दोनों पहलू लेके चलना होगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो पहलू लिया है, वो दिखाया है कि कैसे वो फ़ेवर में है। फिर मैंने दिखाया है कि तकनीक या विज्ञान कैसे अध्यात्म के अनफ़ेवर में है या उसके विरोध में है। फिर एक कन्क्लूज़न मैंने दिया हुआ है, ताकि दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला जाए, ठीक है? तो पहले ये दोनों पैरा मैंने बताया है कि कैसे वो हेल्प कर रहा है, तकनीक कैसे अध्यात्म को प्राप्त करने में हेल्प कर रहा है, ये मैंने बताया। फिर आगे का पैरा मैं बताऊँगा आपके कि कैसे वो बाधक है, ठीक है? अभी मैं उसके सपोर्ट में ही बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट पैरा देखते हैं हम। वर्तमान तकनीक का सबसे बड़ा लाभ आत्मसंधान के क्षेत्र में यह हुआ है कि व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अलग नहीं समझता है। इसे हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। जब व्यक्ति अकेला होता है, उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं। कई बार उसके पूर्वाग्रह, कुछ घटनाएं या वर्तमान परिस्थितियां इंसान को एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार बना देती है, एवं इंसान को ऐसा लगता है कि वह उसकी केवल अपनी मानसिक समस्या है। किंतु कई ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म है जब जहाँ इस तरह के लोग इकट्ठा होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि समस्या सामान्यीकृत हो जाता है, एवं अन्य बीमारियों की तरह मानसिक बीमारी भी सर्वसम्मत तरीके से अपनाई जा रही है। एंजाइटी या एवं डिप्रेशन आत्मसंधान में सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन आज इसे सामान्य तौर पर देखा जाता है, एवं इसे दूर करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। तकनीक का आत्मसंधान के क्षेत्र में इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती कि इस स्तर पर उसने सबको एक नया मंच प्रदान किया। तो आपको ही पता होगा कि जब भी आप अकेले रहेगा तो इस तरह के प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन टेक्निक के माध्यम से हम लोग इसको शेयर करते हैं और एक मंच अवेलेबल हो गया है, ताकि ये कॉमन है, सबके लिए ये बात पता चल जाए, तो आदमी थोड़ा रिलैक्स होता है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसको मैंने इस पैरा में लिखने का प्रयास किया, ठीक है? इसके बाद मैं जो आगे पैरा में लिखने जा रहा हूँ, वो मुझे ये बताना है कि किस तरह से जो तकनीक और जो विज्ञान है, सही से उसका यूज ना किया जाए तो कैसे वह अध्यात्म से हमें दूर ले जाता है, ठीक है? तो वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। उपयुक्त संदर्भों में हमने देखा कि किस प्रकार तकनीक आत्मसंधान में सहायता प्रदान कर सकता है, किंतु विज्ञान एवं तकनीक की भी अपनी सीमाएं हैं। वह आपको अध्यात्म के दरवाजे पर दस्तक तो दिला सकता है, किंतु आगे का रास्ता स्वयं तय करना होता है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत है कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है, वहाँ से अध्यात्म प्रारंभ होता है। गहरे अर्थों में देखें तो आत्मसंधान भी अध्यात्म की ओर जाने की एक प्रक्रिया है। तकनीक का रास्ता बाहर की ओर है, जबकि आत्मसंधान का भीतर की ओर। तो ये मैंने बताया कि किस तरह की तकनीक की अपनी कितनी कितनी सीमाएं हैं। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि और उसके क्या क्या उसके दूसरे पहलू क्या है। हमारे समक्ष कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ तकनीक ने व्यक्ति को स्वयं से दूर किया है। स्वयं की अनुभूति एक व्यक्तिगत स्तर पर घटित घटना है, इसे तकनीक के माध्यम से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। एक स्तर के बाद आत्मसंधान की यात्रा व्यक्ति को स्वयं के स्तर पर ही करनी होती है। दुनिया में जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं, उनकी यात्रा स्वयं की अपनी है। चाहे वह महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, जीसस क्राइस्ट हो, या पैगंबर मोहम्मद हो, रामकृष्ण परमहंस हो या ओशो हो, सभी ने स्वयं के स्तर पर यात्रा करके ही आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। यही कारण है कि सभी धर्मों या संप्रदाय में जो आत्मसंधान के जो मार्ग बताए गए हैं, उसका अनुसरण कर केवल कुछ एक अनुयायी हैं जो उस स्तर पर पहुँच पाए हैं। इस मतलब सिंपल ये कहना चाह रहा है कि बहुत आपको अष्टांगिक मार्ग मिल जाएगा, जैन धर्म का अपना रूल मिल जाएगा, तो सारे रूल तो हमारे पास अवेलेबल है, गीता में सारा दिया हुआ है, लेकिन उसको पढ़ के भी आप वहाँ तक आदमी नहीं पहुँच पाता है। इसका कारण है कि सबका रास्ता अपना अलग अलग होता है। स्वयं को आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, वो स्वयं की खोज है वो अपने स्तर पे। तो इसी को मैंने यहाँ पे पैरा पे लिखने का प्रयास किया। और टेक्नोलॉजी आपको कंटेंट अवेलेबल करा सकता है, लेकिन उसके बाद जो आत्मसंधान की जो प्रक्रिया है वो स्वयं के स्तर पर होती है। इसको मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। इस पर चलते हैं नेक्स्ट। वर्तमान तकनीक के युग में हमारे पास हजारों विधियाँ उपलब्ध हैं। बड़े दार्शनिकों के विचार आज हम लाइव सुन सकते हैं। कई तरीकों की बात की जाती है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर नज़र दौड़ाएं तो इसमें हम ज़्यादा सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि किसी भी विचार तरीके हमें एक मार्ग बता सकती है, लेकिन उस पर चलना हमें स्वयं होता है। इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि हर व्यक्ति के लिए आत्मसंधान का अनुभव अलग अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, जहाँ वन फिट टू ऑल लागू नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरा में। आज के उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में लोगों के पास स्वयं के लिए भी समय का अभाव है। ऐसे में वह तकनीक के माध्यम से शॉर्टकट तरीके खोजते हैं आत्मानुभूति के लिए। हो सकता है यह काफ़ी हद तक सहायक हो, किंतु यह आनंद क्षणभंगुर ही है।
दीर्घकालिक रूप से हमें आत्मसंधान तकनीक के साथ स्वयं के स्तर पर प्रयोग सही हो सकती है। यही कारण है कि जैसे जैसे तकनीक का प्रसार हो रहा है, वैश्विक स्तर पर अवसादग्रस्तता की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। भारत के संदर्भ में देखें, यहाँ मैंने कुछ इंडेक्स डाल दिया है। भारत के संदर्भ में देखें तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक में हमारी 139 रैंक है और वैश्विक शांति सूचकांक में हमारी 135 रैंक है। इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट, इन सब के अलावा आत्मसंधान हेतु बाह्य तकनीकों का प्रयोग ने आस्था एवं धर्म का व्यवसायीकरण भी प्रारंभ कर दिया है। बीते दिनों कई धर्म गुरुओं एवं आस्था के प्रचारकों की अशोभनीय घटनाएं सामने आई। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर आस्था के नाम पर हेट स्पीच एवं फेक न्यूज भी फैलाई जाती है, जिसे सामाजिक ताना बाना को नुकसान पहुंचता है। इसका कारण हमें कहीं न कहीं आत्मसंधान हेतु तकनीक एवं बाह्य स्रोतों को गलत तरीके का अपनाया जाना ही नज़र आता है। ठीक है, तो मैंने बताया किस तरह से अगर गलत यूज किया जाए तकनीक का तो कैसे वो बाधा पहुंचाती है आत्मसंधान के लिए, वो मैंने उसका दूसरा पहलू लिया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। ऊपर हमने आत्मसंधान की प्रक्रिया हेतु तकनीक एवं बाह्य स्रोत के दोनों पहलू विचार किया कि कैसे आत्मसंधान में सहायक है और कैसे बाधक है। उपयुक्त संदर्भ में यह बात विचारणीय है कि तकनीक के प्रयोग को हम नकार नहीं सकते हैं। आने वाले समय में यह और तेज़ी से बढ़ने वाला है एवं कई क्षेत्रों में आर्थिक तरक्की एवं भौतिक उपयोगितावाद में सहायक भी होने वाला है। तब हम उन पहलुओं पर विचार करना होगा जहाँ तकनीक आत्मसंधान में सहायक हो, तभी जाकर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर हम उन्नत हो सकते हैं। तो मैंने बताया कि भाई दोनों पहलू देख लिया हम लोग कि कैसे ये बाधक है और कैसे ये सहायता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तकनीक को हम नकार सकते हैं, तकनीक तो ज़रूरी है क्योंकि आने वाला समय में इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है। तो हमें उन पहलू को देखना होगा जो तकनीक का कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो हमको अध्यात्म को ले जाता है। तो मैंने उसी की यहाँ चर्चा किया है कि कैसे तकनीक किस हद तक हमें आत्मसंधान में हेल्प करने वाला है। उसके बाद हमारा जो यात्रा है वो स्वयं का होगा। ठीक है, तो मैंने उसी को लेकर मैंने कंक्लूड किया है। तो चलते आगे, यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से कि तकनीक आत्मसंधान में पूरक बन सकता है, बशर्ते उसका प्रयोग सही तरीके से हो। अध्यात्म अनुभव देता है जबकि विज्ञान प्रमाण देता है। यहाँ दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में काम कर सकते हैं। इसके बाद पूर्व की भूमि अध्यात्म का उद्भवस्थली रही है। ये मेरा कंक्लूजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कंक्लूजन मैंने बिल्कुल पॉजिटिव दिया है कि कैसे वो हेल्प कर सकता है तकनीक अध्यात्म में। पूर्व की भूमि अध्यात्म का उद्भवस्थली रही है, जबकि पश्चिम का विज्ञान आज के वैश्वीकरण एवं तकनीक ने दोनों को एक दूसरे को काफ़ी नज़दीक लाने का काम किया है। विज्ञान एवं अध्यात्म एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। दूसरे अर्थों में देखें तो अध्यात्म व्यक्तिगत स्तर पर विज्ञान ही है। अतः हम कह सकते हैं कि आत्मसंधान की प्रक्रिया में तकनीक एवं बाह्य स्रोत हमें एक नया मार्ग बता सकते हैं, जहाँ से चलकर प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंधान की गहराई में जाकर आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति कर सकता है, जो कि वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति एवं भागदौड़ भरी जिंदगी में विश्व को एक नया आयाम दे सकता है। तो इस तरह से मैंने कंक्लूड किया है कि कैसे अध्यात्म में कैसे तकनीक और विज्ञान अध्यात्म प्राप्ति हमारी हेल्प कर सकता है और इस तरीके को अपनाकर कैसे हम आत्मसंधान की ओर जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कुल मिलाकर ये जो ऐसे का थीम था कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों पूरक हैं या अपोजिट है। ठीक है, तो हमें दोनों पहलू को लेके चलना था, वो दोनों पहलू मैंने लिया है एक भूमिका के साथ। उसके बाद मैंने एक कंक्लूजन दिया है कि कैसे हेल्प करेगा ये विज्ञान अध्यात्म तक पहुँचने में। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको अपना ऐसे बताया कि कैसे ये हेल्प कर रहा है और कैसे ये हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई ऐसे लिखें तो पहले उसको फ्रेमिंग कर लें आप। ठीक है, फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी होता है, खास करके अमूर्त वाले ऐसे में। इसका कारण ये है कि अगर आप फ्रेमिंग नहीं किए रहिएगा तो किस डायरेक्शन में ले जाना है ऐसे को आप पता नहीं चलेगा। जो ऐसे अमूर्त वाले होते हैं वहाँ पर तो पता होता है कि इसका सोशल एस्पेक्ट लेना है, इसके बाद इकोनॉमिकल लेना है और कुछ इंटरनेशनल लेना है, तो ऐसे करके हम लोग जोड़ सकते हैं उसको। लेकिन अमूर्त वाले का कैसा कोई मतलब तरीका नहीं होता है कि सामाजिक आर्थिक रणनीति बांटना ही बांटना है, उसका अपना एक अलग डायमेंशन में चलता है। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि पहले उसको फ्रेमिंग कर लें। ठीक है, और फ्रेमिंग करने में जितना टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जीएस के क्वेश्चन में आपको 4000 वर्ड लिखने होते हैं 3 घंटे में। ठीक है, तो चलिए ऑन एन एवरेज अगर 3600 वर्ड भी लेकर चलते अगर हम लोग, क्योंकि 4000 वर्ड हो सकता है ना कोई लिख पाए, 3600 वर्ड तो लिखना कंपलसरी है। यूपीएससी के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, 36 वर्ड भी लिखते हैं तो फिर भी 1 घंटे में आपके 1200 वर्ड, 12 36 3 घंटे मिलता है, 1 घंटा में 1200 वर्ड आपको लिखना होता है। ठीक है, मतलब 2 घंटा में आपको 2400 वर्ड लिखना है जीएस के पेपर में, और ऐसे में आपको 2 ऐसे 2400 वर्ड में लिखना है।
इसका अर्थ यह हुआ कि आप चाहिएगा तो 2 घंटे में पूरा 24 वर्ड लिख सकते हैं, तो आपके पास फिर भी 1 घंटा बच रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि आप उस 1 घंटे का यूज़ फ्रेमिंग में कर लीजिए, जितना टाइम दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसे का फ्रेमिंग अगर आपका आधा घंटा भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फ्रेमिंग कर लीजिए। और दूसरे ऐसे कोई फ्रेमिंग मतलब 1 घंटे के अंदर दोनों का फ्रेमिंग कर लीजिए और आराम से 1 घंटे में आप 1200 वर्ड लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि 2400 ही लिखना है आपको, अगर आपका ऐसे का कंटेंट सही है, अगर 1100 वर्ड में लिखिएगा तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेरा कुल मिलाने बताने का मतलब यह था कि ऐसे में ज़रूरी है फ्रेमिंग करना, टाइम का कोई इशू नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी ऐसे को लिखने से पहले आप फ्रेमिंग जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ये पूरा ऐसे आपको पढ़ के सुनाया। अगर आपको भी कुछ लगता है कि कोई टाइम से छूट रहा है या इसको और बेहतर तरीके से कैसे लिखा जा सकता था, तो आप अपने विचार को कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।